नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्या निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि एक प्रवृत्ति चल गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की। कुछ देशों में ये शून्य और कुछ में ये निगेटिव भी आप देख रहे हैं। क्या इस कोविड रिसेशन को सॉल्व कर सकता है? क्या इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट शुरू किसने किया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और क्या इस पैंडेमिक में ये जो स्ट्रेटजी है क्या वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, क्या ये रिसेशन को सॉल्व कर सकता है क्या। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जब कभी आप बैंकों से उधार लेते हैं और जब उसको पेमेंट करने जाते हैं तो आपको एक सर्टेन ब्याज दर चुकानी होती है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपया आपने उधार लिया है और उस पे ब्याज की दर अगर 4% है तो आपको जब इसे उधार चुकाने जाएंगे तो 1,04,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और ये -4% हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक से 1 लाख रुपया लेके आएंगे तो 4,000 रुपए बैंक आपको देगी, मतलब आपको सिर्फ 96,000 रुपीज ही जमा करने पड़ेंगे। कुल मिलाजुला के इसको हम निगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट करते हैं कि जब हम बैंक से रुपया लें तो बैंक उल्टा ही हमको इंटरेस्ट रेट पे करे। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है क्यों लाया गया, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 2009 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। उसके बाद 2014 में सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपीय यूनियन ने, ईसीबी ने, जिसे आप कहते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, इसे यूरो जोन के लिए लागू किया और 2014 से आप देखेंगे कि यूरो जोन में निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एक्चुअली होता यह है कि जब इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगती है, जीडीपी जीएनपी गिरने लगते हैं, इकोनॉमी में डिमांड कम होता है, रिसेशन हो रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसे में देश निगेटिव इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। सेंट्रल बैंकों द्वारा अडॉप्ट की गई जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट है। जब निगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है तो बेसिकली इसके डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले स्वीडन ने और फिर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, जब इसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया तो इसके डुअल ऑब्जेक्टिव थे। एक जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो तो इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन के लिए होता है, इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा स्ट्रेटजी का पार्ट जो है कंज्यूमर के लिए होता है। देखिए, यहां पे दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझिएगा। जब इन्वेस्टर्स को निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि बिग इंसेंटिव कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिसोर्स पे किसी तरह की उसको कास्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 1 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेता है तो उसे 1 करोड़ से कम उसको पे करना है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को या फिर जो बिजनेसमैन है उसको बिग इंसेंटिव है कि आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। इसका मतलब जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा, और आउटपुट बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, और नेशनल इनकम बढ़ने से इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, कंज्यूमर को कहा गया है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको एक स्टोरेज फी देना पड़ेगा या आपके ऊपर एक स्टोरेज चार्ज लगेगा। इसका मतलब आप 1 लाख रुपया अगर बैंक में जमा करेंगे तो 1 लाख रुपए की जगह पे आपको 96,000 ही मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज चार्ज आपको लग रहा है। इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि कंज्यूमर पैसे को बैंक में न जमा करे, वो खर्च करे, और खर्च करने से इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, और एक्सपेंडिचर बढ़ने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। तो देखिए, जो निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव है। एक तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करना कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, इकोनॉमी में आउटपुट, नेशनल इनकम और इंप्लॉयमेंट को बढ़ाए, और साथ ही साथ कंज्यूमर को यह कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे को बैंक में मत जमा करिए, बेसिकली आप अपने पैसे को खर्च करिए और डिमांड बढ़ाइए। तो इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाने वाला, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करने वाली एक पॉलिसी है जिससे इकोनॉमी की टोटल डिमांड बढ़ जाती है, और जो इकोनॉमी में जो रिसेशनरी ट्रेंड चल रहा है, जो इकोनॉमी जो में डिफ्लेशनरी ट्रैप चल रहा है, उससे बाहर निकल सकती है इकोनॉमी, और इकोनॉमी बूस्टअप हो सकती है। तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट का है, जिसे सेंट्रल बैंक ने आपको मैंने बताया कि यूज किया है। साथ ही साथ जापान की सेंट्रल बैंक भी लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। देखिए, अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो ईसीबी इंटरेस्ट रेट है फॉर यूरोजोन, मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक,
जो ईसीबी जो है इंटरेस्ट रेट यूरो जोन के लिए है वो देखिए -50 है, -0.50। मतलब यहां पे देखिए निगेटिव इंटरेस्ट आप देख रहे हैं 0.50 का है। इसी तरह अगर आप जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा तो माइनस जो है 0.10 है, मतलब ये दोनों देखिए निगेटिव मिल रहा है। इसी तरह मैं आपको बताऊं स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में भी आपको मिलेगा निगेटिव इंटरेस्ट रेट। अगर आप फेडरल फंड रेट की बात करिएगा, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो यूएस का केंद्रीय बैंक है, फेडरल फंड रेट ये आजकल जो है 0.25, मतलब ये 0 से लेके प्लस 0.25 के बीच में, 0 के पास आ गया है। लेकिन कभी भी मैं आपको बताऊं कि फेडरल रिजर्व सिस्टम ने कभी भी अपने इंटरेस्ट को आज तक निगेटिव नहीं किया है, लेकिन 0 के पास आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहां पे प्लस में है, बट ये 0.25% है। इंडिया का अगर रेपो रेट आप देखेंगे तो 4% के पास है। इसी तरह अगर मैं कनाडा की बात करूं तो ये भी देखिए 0.25 के पास है। चाइना का देखिए 3.8% के पास है। ब्रिटेन का आप देखिएगा 1%। अब देखिएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं और 0 के पास और कुछ निगेटिव में जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है हमारी अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी की, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराया जाए ताकि उसे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ जाए, साथ ही साथ कंज्यूमर को डिसोर्ट किया जाए, उसको जो है इंसेंटिव उसको तोड़ा जाए कि वो पैसा बैंक में जमा करे और उसको ये बूस्टअप किया जाए कि वो खर्च ज्यादा से ज्यादा करे। ये पॉलिसी क्या कोविड रिसेशन के लिए एक पर्याप्त पॉलिसी है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोविड के रिसेशन को टैकल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल्स है वो एक इफिशिएंट पॉलिसी नहीं है। यद्यपि ये कुछ मायनों तक ये बेहतर पॉलिसी हो सकता है। इसे सिर्फ इस एक पॉलिसी के द्वारा इस पेंडेमिक को आप रिसेशन को पॉइंट को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको फिस्कल पॉलिसी, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी पर भी काम करना पड़ेगा। देखिए ये थ्योरी ये बताता है कि इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेंगे तो इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यद्यपि ये सही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि उसको कास्ट कम बियर करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्यादा कि इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला उसको बेनिफिट कितना हो रहा है। टेक्निकली इस शब्द को हम MEC कहते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, कि जब आप कैपिटल लगाएंगे तो पर यूनिट से आपको कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट करने का एक्सपेक्टेशन हो तो ही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप उसे 0% पे या माइनस में भी आप रिसोर्सेज दें और उसको ये लग रहा है कि मैं चीजों को प्रोड्यूस तो करूंगा लेकिन मेरी चीजें बिकेगी ही नहीं, तो ऐसे में वो कभी भी 0% पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यद्यपि अगर उसको ये पता हो कि अगर मैं चीजें प्रोड्यूस करूंगा और वो बिक जाएगा तो वो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है इन्वेस्टमेंट से उसके द्वारा। आजकल आप देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं उसको आप प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। अभी आपने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इंडिया में उसको रेपो रेट को 4.40 से रिड्यूस करके 4% कर दिया। इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहते हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन जब इन्वेस्टर को यह पता है कि मैं चीजों को बनाऊंगा और चीजें मेरी बिकेगी ही नहीं, तो इस परसेंट पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें वो बनाए वो बिक जाए। देखिए आजकल के इस पेंडेमिक के एरा में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी अकेले पेंडेमिक को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता है। मॉनेटरी के पॉलिसी के साथ साथ आपको एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको बेल आउट पैकेज देना पड़ेगा, आपको स्टिमुलेंट्स पैकेज देना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा कि वो डिमांड को बढ़ाएं। अगर वो डिमांड बढ़ाएंगे तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगेगा कि मेरे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो आपका ये जो निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर 0 के पास जो आप इंटरेस्ट लेके जाएंगे ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। तब ये फ्रूटफुल होगा जब इन्वेस्टर्स को ये पता लगेगा कि जो चीजें मैं बनाऊंगा वो नो डाउट बिक जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी तो आपने यूज किया, इसके साथ साथ जब तक आप एक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके नहीं आएंगे, जब तक लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर लिक्विडिटी नहीं डालेंगे, तब तक अकेले ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट निगेटिव जो है इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकता। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो आपने 0 की तरफ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले गए हैं, इसके साथ साथ आपको एक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, स्टिमुलस पैकेज, वेल आउट पैकेज लेके आना पड़ेगा। आप MSME को दीजिए, आप इंडस्ट्री को दीजिए, आप कारपोरेट को देखिए, आप लोअर
जो है लोगों को दीजिए, आप डिप्रिव्ड सोसाइटी को दीजिए, आप गरीबों को दीजिए, आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दीजिए कि उनके हाथ में एक लिक्विडिटी आए। जब वो चीजों को परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तो नो डाउट ये पॉलिसी बहुत कारगर होगी। तो कुल मिला जुला के एक दो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का कॉम्बिनेशन इस पेंडेमिक से दुनिया को बाहर निकाल सकता है। तो ये है मेरा एनालिसिस। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।